अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम स्ट्रेटजिक फ़ाइनेंस के कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट्स आपके सामने हैं। इनमें हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, इनकी रिलेशनशिप को बताएंगे आपस में कि वो क्या होता है। उसके बाद हम इनकी अलाइनमेंट बताएंगे कि वो क्यों मैटर करती है। इसको फर्दर अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमारे पास दो फर्दर केस स्टडीज़ हैं, एक स्टारबक्स की और एक वॉलमार्ट की। हम उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को बताएंगे कि वो क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स, जो पॉलिसीज़, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है ना, उनको कहते हैं। ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली होती ही कंपनी की ग्रोथ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, उनकी कंपेटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर्स के साथ compete कर सकें, इन चीज़ों के लिए होती हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ का मकसद बेसिकली उनका प्रॉपर जो फोकस होता है ना, वो किसी भी कंपनी को मैनेज करने पर होता है कि मतलब उन्होंने अपने बिजनेस यूनिट्स को किस तरह मैनेज करना है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है और अपने प्रॉफिट को किस तरह मैक्सिमाइज़ करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ में ग्रोथ, डिवर्सिफिकेशन, इनोवेशन, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, ये इस टाइप के जो प्लान्स हैं ना, वो प्रॉपर्ली शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़। अब फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए हम अपने फाइनेंसिस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम अपना बजट बनाते हैं, एमरजेंसी फ़ंड्स क्रिएट करते हैं, डेट को मैनेज करते हैं और हम इसमें ये देखते हैं कि हम अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें रिटर्न्स जो हैं ना वो बेटर मिलें। इससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप। हमने बताना है कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ का आपस में। बेसिकली इनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से लिंक्ड होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ का काम होता है कि वो ऑपरेशनल गोल्स को सेट करती हैं ताकि वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखें बिजनेस में, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ का काम होता है कि वो देखते हैं कि उन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन प्लान्स को जो एग्जीक्यूट करना है तो वो फंडिंग और फाइनेंशियल हेल्थ को मतलब इंश्योर करती है ना, कि मतलब ये फंडिंग प्रॉपर तरीके से कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ को एग्जीक्यूट करने में लगेगी, कहाँ लगेगी, कितनी लगेगी। इनका मेनली मकसद होता है प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना, ग्रोथ अचीव करना। ये दोनों स्ट्रेटजीज़ जो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो अपन आपस में इस तरह अलाइन होती हैं कि वो अपना जो किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, इनकी ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करें और शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, उसको प्रॉपर तरीके से अचीव करें। कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ की अलाइनमेंट इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूज़ हों, जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ की जा सके। अगर हमने कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ में अलाइनमेंट बनाई हुई है ना, तो इससे हम मिस मैनेजमेंट से बच सकते हैं, इससे हमारा रिस्क कम हो सकता है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है और इसमें जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस तरह से हमने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। और इनमें कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ है ना उनको सपोर्ट मिल सकता है, हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो एक बैलेंस में आ जाते हैं और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मजबूत होती है। अब इन कंटेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दो केस स्टडीज अंदर इन्वॉल्व की गई हैं। फर्स्ट आती है स्टारबक्स और दूसरी आती है वॉलमार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टारबक्स को। स्टारबक्स बेसिकली 1971 में एक कंपनी, एज अ कंपनी स्टार्टअप इसका हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सीटल में है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी जो हाउस चेन है ना वो आई थिंक स्टारबक्स की है। पीपल मतलब जो लोग हैं ना वो बेसिकली हर आई थिंक एवरीबडी नोज स्टारबक्स, राइट। दुनिया की 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकी ब्रांचेस हैं। ओबियसली 80 प्लस कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे ब्रांचेस, एक हर कंट्री में एक ब्रांच तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा ही होगी, इसलिए 37,000 से भी ज़्यादा जो है ना इनकी ब्रांचेस हैं। इनका जो मेन मकसद होता है वो होता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी की कॉफ़ी को, टी, फूड और रिटेल प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करती है। रिटेल प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज़ आ जाती है जो बेसिकली जो गिफ्ट कार्ड्स आ जाते हैं या फिर जो आप में पैकिंग में उन्होंने आपको बेसिकली चीज़ देनी होती है ना, उनको कह सकते हैं।
और कस्टमर के लिए इनका जो इन्वायरमेंट होता है ना वो काफ़ी वेलकमिंग होता है। इंसान घर और जब उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो उनको लगता है कि ये हमारा थर्ड प्लेस है जहाँ पे वो एक वेलकमिंग जो है ना वो एक इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टारबक्स अपने इनोवेटिव ड्रिंक्स, अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एथिकल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये इनका जो फोकस होता है वो बट पर्टिकुलरली इस सस्टेनेबिलिटी पर होता है कि इन्होंने जो वेस्ट रिडक्शन है उसको एम रखते हैं। इनका बेसिकली एम होता है कि इन्होंने वेस्ट रिडक्शन करनी है। कंपटीशन और राइजिंग कॉस्ट के अलावा इवन वो ये चीज़ें होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी जो ब्रांड है ना उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। इनका जो फोकस होता है वो कस्टमर्स पर होता है। इन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से जो ये सक्सेस इन्होंने काफ़ी इजीली मतलब काफ़ी जल्दी हासिल की हुई है और इनकी काफ़ी सस्टेनेबिलिटी जो है ना इनकी सक्सेस में है। इनका जो फोकस होता है ना वो क्वालिटी पे होता है रादर देन क्वांटिटी के ऊपर। ये इनका जो प्राइजेज़ हैं कॉफ़ी वगैरह की वो ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है। काफ़ी लोग जो हैं एज कूल बनने के लिए भी स्टारबक्स को यूज़ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यूज़ तो करते ही हैं ना। अब आ जाता है स्टारबक्स की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। स्टारबक्स की काफ़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबसे पहले स्टारबक्स की जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। स्टारबक्स अपने हाई क्वालिटी जो उनकी कॉफ़ी है और जो उनका यूनिक स्टारबक्स एक्सपीरियंस है इसके थ्रू उन्होंने काफ़ी अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं, काफ़ी एक पहचान बना चुके हैं जो उन्हें उनके कंपेटिटर से भी अलग करती है। दूसरी उनकी स्ट्रैटेजीज़ है ब्रांड एक्विटी। जो ब्रांड एक्विटी है इसका मतलब होता है कि जो उनकी सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, उनकी जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं उनके ज़रिए स्टारबक्स ने काफ़ी एक अच्छी रेपुटेशन को ना बनाया हुआ है पब्लिकली, ग्लोबली उन्होंने जो बनाया, क्योंकि एक स्टारबक्स एक ग्लोबल कंपनी है तो इसलिए ग्लोबली उन्होंने अचीव किया हुआ है। अब थर्ड वन है फोकस ऑन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टारबक्स जो कंपनी है उनकी वन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ है कि वो अपनी कंपनीज़, अपनी कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट का ख्याल रखती हैं। मतलब वो काफ़ी एथिकल रिसोर्सेज को मतलब प्रोग्राम के ज़रिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे कैफ़े है, CAFE कॉफ़ी एंड फॉर्मल एक्विटी, ऐसे एथिकल प्रोग्राम्स के थ्रू उन्होंने काफ़ी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इन्वायरमेंट उनको ख्याल रखा हुआ है। उसके बाद आती है फोर्थ वन इज़ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। स्टारबक्स अपने मोबाइल ऐप और टेक्नोलॉजी के ज़रिए कस्टमर्स को रिवॉर्ड देता है और उन्हें वापस आने के लिए इनकरेज करता है। जो स्टारबक्स हैं उन्होंने बहुत अर्ली जो है ना अपना मोबाइल और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना एक ऐप क्रिएट किया हुआ था जिससे आप जो कस्टमर्स थे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला था। फिफ्थ आ जाता है डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसमें है कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है स्टारबक्स में सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें टी भी है, उसमें वो मतलब बेसिकली रिटेल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, काफ़ी अलग स्नैक्स भी हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं, स्नैक्स हैं, पैकेट गुड्स आ जाती हैं रिटेल प्रोडक्ट्स में, ये चीज़ें भी ऑफ़र करता है ताकि वो कस्टमर को जो उसकी नीड्स है ना वो हर तरीके की नीड्स को ना ईजीली फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है। सिक्स्थ वन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में स्टारबक्स एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटल पेमेंट्स को, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है, जिससे मतलब ऑब्वियसली मकसद तो यही है कि कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। जितना आप कस्टमर्स को खुश रखेंगे उतना ही आपका जो कंपनी का है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा और गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। सेवन्थ वन आ जाता है सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल सोर्सेज। इसमें स्टारबक्स ने सस्टेनेबिलिटी और एथिकल सोर्सेज जैसी स्ट्रेटजीज़ को अपना कर मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एक चीज़ है उसके लिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करता है, फेयर ट्रेड जो मतलब होती है ना उन पर फोकस है इसका पूरा तरीके से, और इन चीज़ों पर फोकस करके वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को, ना सिर्फ स्ट्रेटजीज़ को बल्कि वो अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। स्टारबक्स दुनिया भर में है, सबको पता है वो एक ग्लोबल कंपनी है, वो एक कोई लोकल कंपनी नहीं है, वो एक मतलब ग्लोबली तौर पर पाई जाने वाली कंपनी है। जो स्टारबक्स है वो दुनिया भर में जो कल्चर है उस कल्चर और उनके मतलब कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ना अपनी अप्रोचेस को एडजस्ट करता है। मतलब अगर वो पाकिस्तान में है, उनका वैसे तो अभी तक कोई ब्रांच आई थिंक है नहीं स्टारबक्स की कोई, बट अगर इधर आई तो वो ऑब्वियसली वो हमारे लोकल कल्चर और प्रेफरेंसेस को देखकर ही मतलब एडजस्ट करेंगे अपनी अप्रोचेस को। आगे नाइन्थ वन आ जाता है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस एंड पार्टनरशिप। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेना, और पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में काम करना।
जो स्टारबक्स है ना, उन्होंने कंपनी की ग्रोथ के लिए टिवाना मतलब टी और एवोल्यूशन फ्रेश जूसीज जिसका मतलब होता है जैसे बिजनेसेस को प्रॉपर तरीके से अक्वायर किया था ताकि वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ज़रिए अपने जो नेटवर्क्स है ना उनको मजबूत बना सके। इन सारी स्ट्रेटजीज से पता लगता है कि स्टारबक्स ने कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल किया है और प्रॉपर जो करंटली नीड है ना उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब डाइवर्स किया है, अपने आप को मोल्ड आउट किया है और मतलब वक्त के साथ साथ चल कर जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तक उन स्टारबक्स एक नाम है, उनकी एक गुडविल है। उन वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को वो चेंज करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है स्टारबक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़। उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले आता है रेवेन्यू डिवर्सिफिकेशन। रेवेन्यू डिवर्सिफिकेशन का मतलब है कि स्टारबक्स अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इस्तेमाल करता है। वो अगर एक कॉफ़ी ब्रांड जिसे मतलब मेनली बोला जाता है तो वो सिर्फ कॉफ़ी सेल आउट करने पर नहीं रहा है, उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ लाइक टिवाना और फ्रेश जूसीज जिसे मतलब एवोल्यूशन फ्रेश के नाम से जाना जाता है और पैक्ड गुड्स मतलब वैरायटी लेकर आया। उन्होंने अपने पार्टनर्स को सेल आउट किए हैं, वो भी इन स्ट्रेटजीज़ में शामिल होता है मतलब उनकी स्ट्रीम्स में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टारबक्स जो है ना वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना उसको बड़ी एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करता है। सप्लाई चेन और अपने जो उनकी रिसोर्स स्ट्रेटजीज़ है ना जहाँ से वो रिसोर्स करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो कॉफ़ी बीन्स की जो क्वालिटी है ना उसको इंश्योर करता है कि वो अच्छी ही होनी चाहिए, बट उनकी जो प्राइस है ना वो कंट्रोल करते हैं। वो प्राइस को जितना हो सके वो कंट्रोल करें लेकिन अपनी क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट ही सेल आउट करते हैं। थर्ड वन आ जाती है इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल एक्सपेंशन। स्टारबक्स जो है वो मतलब एक ग्लोबल कंपनी है, उनका मेनली फोकस भी यही है कि उन्होंने अपने आप को ग्लोबली एक्सपैंड करना है। स्टारबक्स का मेन फोकस है कि उन्होंने अपना जो ब्रांड है ना उसको ग्लोबली जो है वो इंटरनेशनली तौर पर मतलब उन अपने फुटप्रिंट्स को ना क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल उनका ख़ास तौर पर जो मेन फोकस होता है वो चाइना है, वो इंडिया है, वो ब्राज़ील है क्योंकि वो एक इमर्जिंग मार्केट है ना। ये इंटरनेशनली ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स करते हैं ताकि ये अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें, ताकि ये जो डेट लेवल है ना इनको ज़्यादा ना बढ़ने दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। स्टारबक्स टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ना मतलब मेंटेन रखना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादातर उनका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में करते हैं। मोबाइल ऐप से कस्टमर पेमेंट और लॉयल्टी ड्राइव करना इज़ वन ऑफ देम ना, और स्टोर ऑपरेशंस में एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस करने में मतलब उनका जो मेनली फोकस होता है ना वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस पर ही है, ठीक है। फिफ्थ वन आ जाता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कंपनी अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को, जो स्टारबक्स कंपनी है वो अपने कैश फ्लो को अच्छी तरह मैनेज करती है, लेकिन इसका जो कैश कन्वेंस साइकिल है लाइक इन्वेस्टमेंट को सेल्स रेवेन्यू में बदलने का मतलब जो टाइम है ना उनका वो उनका बढ़ गया था। तो जो काम करने के लिए कैपिटल मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की मतलब इनको ना ज़रूरत है, इनको एक काइंड ऑफ नीड है। उसके बाद आ जाता है लिवरेजिंग ब्रांड एक्विटी। लिवरेजिंग ब्रांड एक्विटी का मतलब है कि स्टारबक्स अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड को यूज़ करके कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाता है। मतलब जैसे स्टारबक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम्स के ज़रिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ज़रिए ये लॉयल्टी स्ट्रेटजीज़ कस्टमर रिटेंशन इम्प्रूव करती है और रिपीट बिजनेस जो है ना वो बढ़ाती है। मतलब कस्टमर्स सिर्फ एक बार आते हैं और चीज़ लेके चले नहीं जाते, बार बार आते हैं, रिपीट करते हैं, जो स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ में ना इनको हेल्प आउट करती है। उसके बाद आ जाता है डेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिवरेज। स्टारबक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो रिलेटिवली लो है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, ऑब्वियसली बात है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टारबक्स जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी।
मतलब वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में ना उनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके प्रॉफिट में कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही वो अपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थी उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज मतलब स्टारबक्स की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑफ स्टारबक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रीमियम प्राइसिंग। स्टारबक्स अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और लॉयल्टी के थ्रू अपनी जो प्रीमियम प्राइसिंग है उसको सपोर्ट करता है। मतलब जितना ज़्यादा उनका रेवेन्यू हायर होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना उनके लिए अच्छा है ना। तो मतलब ये जो चीज़ है ना उनकी ब्रांड लॉयल्टी और इक्विटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को ड्राइव करती है। अब सेकंड वन है ग्लोबल एक्सपेंशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ग्लोबल एक्सपेंशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप अपनी कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हो। ठीक है, कंपनी जो स्टारबक्स है वो अपनी ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती है ताकि वो अपने डेट को कंट्रोल कर सके, ताकि वो मार्केट में ओबियसली एक्सपैंड करे और अपने प्रोडक्ट में जो उन्होंने डिवर्सिफिकेशन लानी है उसको वो अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है इज सस्टेनेबिलिटी और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टारबक्स हैं वो अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे जो मतलब उनको प्रॉफिट होता है ना उससे वो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं अच्छे तरीके से, जिससे उनकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। और इसलिए कहते हैं कि जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल है फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को, क्योंकि जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ हैं ना उनको फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ही वो प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। जहाँ कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ को वो कभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब उनके पास फाइनेंस अवेलेबल होगा, उनको पता होगा कि उनके पास फंड्स हैं उन्होंने कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें वॉलमार्ट 1962 में स्टार्ट हुआ है और ये बेंटोवाइल और आर्कनसास में बेस्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, इसके 10,000 प्लस स्टोर्स हैं और ये 19 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। ये हर तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स लो प्राइसेस पर ऑफर करता है और इसका ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉलमार्ट जोन्स है ये फोकस करता है इको फ्रेंडली रहने पर, कम्युनिटीज़ की हेल्प करने में और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में। इसका जो मेन फोकस है ना वो यही है कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके मार्केट में आगे रह सके। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने के बावजूद और राइजिंग कॉस्ट होने के बावजूद वॉलमार्ट के जो ऑपरेशंस है ना वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट है कि इसने अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखा हुआ है, जिसके ज़रिए ये रिटेल मार्केट का लीडर बना हुआ है। उसके बाद आ जाती हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़। अब उनमें सबसे पहले है हमारे पास मिनिमल अटेंशन टू सोशल कॉस्ट। वॉलमार्ट ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में जो सोशल कॉस्ट है ना इनके ऊपर काफ़ी कम फोकस किया है। सोशल कॉस्ट मींस जैसे कि लेबर हो गई और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें उनमें काफ़ी कम फोकस किया और इनका जो बर्डन है ना वो उसने जो ब्रॉडर सोसाइटीज़ हैं उन पे ट्रांसफ़र कर दिया। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए, जो कस्टमर डाटा उनका एनालिसिस करने के लिए और अपने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने के लिए। उसके बाद है एम्फसाइज ऑन कंज्यूमरिज्म। इसने अपनी प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और डाइवर्स बनाया है। तो डाइवर्स इन सेंस कि इसके पास आपको हर किस्म की है ना जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाती हैं, और जब इसकी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हुई हैं तो वो डेमोग्राफिकली फैल गई हैं, तो इसने डेमोग्राफिकली इनको ऊपर टारगेट किया और कंज्यूमरिज्म को प्रमोट किया। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट पेनिट्रेशन थ्रू कम्युनिटी इम्पैक्ट। इसने लोकल मार्केट्स में एंटर किया और अपने आप को एक वन स्टॉप शॉप बनाया। मतलब आप एक ही जगह से हर तरह की प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे बिजनेसेस थे ना और जो लोकल सप्लायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। फिर है सप्लाई चेन डोमिनेंस। वॉलमार्ट ने अपनी सप्लाई चेन को टाइटली कंट्रोल किया है। इसने सप्लायर्स के साथ टाइमली डिलीवरी को डिमांड किया और जो लो कॉस्ट है ना वो मतलब टाइमली डिलीवरी बट ऑन लो कॉस्ट डिमांड की है। और जो इसके एडवांस लॉजिस्टिक सिस्टम था उसको यूज़ करके इसने काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी जो है ना वो मार्केट में बना लिया है। लास्टली हमारे पास आ जाता है लो कॉस्ट लीडरशिप। अब वॉलमार्ट की जो कोर स्ट्रेटजी है ना वो यही है कि इसने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको काफ़ी लोवेस्ट प्राइसेस पे ऑफ़र किया है। यही इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है जिस पे इसने फोकस किया। इसने अपनी सप्लायर कॉस्ट है उसको कम किया है और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल उसको अचीव किया है।
उसके बाद है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले आ जाता है लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें वॉलमार्ट ने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को अचीव किया है। ये अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है और अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। सेकेंड है हमारे पास एग्रेसिव यूज़ ऑफ डेट। इसमें कंपनी अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए ज़्यादातर जो है ना वो डेट का इस्तेमाल करती है। इन्होंने जो अपनी लो डेट टू इक्विटी रेशो है ना उसको यूज़ करके नए स्टोर्स खोले हैं और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय वेलफेयर। वॉलमार्ट ने ना अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया हुआ है। जैसे कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं ना ये इसने ज़्यादातर उनको एम्प्लॉय किया हुआ है क्योंकि उनको जो हमने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं ना वो नहीं देने होते। तो उसने इस स्ट्रैटेजी के ज़रिए अपनी कंपनी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना उसको लो रखा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सटर्नलाइजिंग सोशल कॉस्ट। वॉलमार्ट का जो फाइनेंशियल मॉडल है ना सोशल कॉस्ट का, जैसे कि इन्वायरमेंटल और लेबर रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं, इसने इनको एक्सटर्नलाइज किया हुआ है। कंपनी अपने इंटरनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने पे फोकस करती है और जो सोसाइटल कॉस्ट है ना उनकी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और वर्कर्स हैं उन पर ट्रांसफ़र कर देती है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास हाई वॉल्यूम लो मार्जिन अप्रोच। अब इसमें जो वॉलमार्ट का मॉडल है ना उसने हाई वॉल्यूम सेल से सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट किया है लेकिन लो मार्जिन पर। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉलमार्ट। इनमें सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट लीडरशिप और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वॉलमार्ट ने अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना उसको लो रखा हुआ है और डेट का यूज़ करके एक्सपेंशन की है बिना इक्विटी को अफेक्ट किए। इससे क्या होता है कि जो कंपनी है ना वो कंपैटिटिव प्राइसिंग मेंटेन कर सकती है, वो भी लो प्राइसेस पे, और अपनी लीडरशिप जोन से ना वो भी बनाए रखती है मार्केट में। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन और मार्केट पेनिट्रेशन। इसमें ना कंपनी जो से ना वो ग्रोथ को डेट फाइनेंसिंग और री इन्वेस्टमेंट के जरिए ड्राइव किया जाता है। इसमें नए स्टोर्स खोले जाते हैं जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाते हैं। इन्होंने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए एक्सपेंशन की है। लास्ट हमारे पास है एक्सटर्नलाइजिंग सोशल कॉस्ट। वॉलमार्ट ने अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करते हुए लेबर और एनवायरमेंटल कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज किया हुआ है। इससे कंपनी लो प्राइसेस और हायर प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सकती है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं वाई अलाइनमेंट मैटर। हमने दोनों कंपनीज़ का सेपरेटली बताना है कि वहाँ पे अलाइनमेंट मैटर क्यों करती है। सबसे पहले हम बताएंगे स्टारबक्स का। स्टारबक्स का अलाइनमेंट मैटर क्यों करता है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ का अलाइनमेंट मैटर क्यों करता है। इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रीमियम ब्रांड एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जो स्टारबक्स है वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी ब्रांड इक्विटी को और इन्वेस्टमेंट को इस तरह इस्तेमाल करता है ताकि जिससे उसकी जो प्रीमियम प्राइसिंग है और जो उसकी प्रोडक्ट की वो जो हाई क्वालिटी है उसको वो इजीली सपोर्ट कर सके, उनको मेंटेन रख सके। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल एक्सपेंशन और ग्रोथ। ग्लोबल एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी आपका मैक्सिमाइज हो सके और आप ग्रोथ हासिल करें। इस पॉइंट में यह है कि स्टारबक्स में अपनी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और अपने जो कैश फ्लो है उसका इस्तेमाल करके कंपनी में अपनी मार्केट और प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन को सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज़ करती है। थर्ड वन है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है प्रॉफिट आप ऑब्वियसली अर्न करना, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ये उनके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। इसमें है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बैलेंस आउट करता है अलाइनमेंट, ताकि जो अंडर इन्वेस्टमेंट के जो रिस्क है ना उनसे बचा जा सके। फोर्थ पॉइंट है रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी। ये अलाइनमेंट मार्केट चेंजेस जैसे कि मतलब कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती है, उसके लिए है कि मतलब वो अडेप्टेबिलिटी को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे, बैलेंस आउट करे, जिससे ब्रांड जो है उसको वो स्ट्रेंथन रहे और फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन करे। अब आ जाती हैं कि वॉलमार्ट में अलाइनमेंट मैटर क्यों करती है। उसका सबसे पहला पॉइंट है लो कॉस्ट लीडरशिप। नाम से पता लग रहा है लो कॉस्ट। इनका है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, अपने डेट का यूज़ और कॉस्ट कटिंग वो इस तरह उस चीज़ को अलाइन करते हैं जिससे उनकी जो प्राइस है जितनी कम वो कर सकें उतना वो ज़्यादा करें ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखें, जिनसे ऑब्वियसली उनको उनकी जो ग्रोथ है उनकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा।
सेकंड पॉइंट है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इसमें होता है कि जो वॉलमार्ट कंपनी है उनका बेसिकली वो जो अपना डेट है ना उसका यूजेज वो सिर्फ अपनी ब्रांड के एक्सपेंशन के लिए करते हैं, ताकि वो विदाउट बीइंग लाइक अपनी ओनरशिप को डिल्यूट किए बगैर वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सके जो और अपनी जो इकोनॉमिक्स और स्केल है उससे बेनिफिट अर्न कर सकें। ठीक है। थर्ड वन है अवॉइडिंग फाइनेंशियल ओवर स्ट्रेच। ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करे अलाइनमेंट, और वो ओवर स्पेंडिंग का जो रिस्क है ना मतलब ओवर स्पेंडिंग ना किसी चीज़ ऐसी चीज़ पे कर दें जिस पे नहीं करनी चाहिए थी, उससे बचा जा सके। फोर्थ वन है कंपेटिटिवनेस और रेजिलियंस। इसका मतलब है कि वॉलमार्ट की अलाइनमेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा वो अपने आप को कंपेटिटिव रख सकते हैं, और उतना ज़्यादा जब उनका अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस या उनकी इकोनॉमिक डाउन टर्न्स भी आ गया ना तो उसके दौरान भी वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकते हैं। उनको मतलब अपने आप को ना इतना फाइनेंशियली अगर डिसबैलेंस हो भी गया उनका सिचुएशन तो वो अपने आप को उससे ओवरकम कर सकते हैं, या उस मतलब ओवरकम से मतलब करने की नीड ना पड़े उससे पहले ही अपने आप को स्टेबल रखें। अब हम अपनी फाइनल स्टेज पर आ गए हैं जब हमने अपनी दोनों कंपनी स्टारबक्स और वॉलमार्ट का कंपैरिजन करना है। उनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे पहले उनका जो डिमेंशन आता है उनका आता है बिजनेस मॉडल के ऊपर। अगर हम वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल देखें तो उनका मेनली फोकस होता है कॉस्ट लीडरशिप पर, हाई वॉल्यूम हो लेकिन उनका मार्जिन लो हो, मैस मार्केट फोकस होता है, और उनका मेनली होता है कि वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को बढ़ा सकें, इंक्रीज़ करें। ठीक है। और जो स्टारबक्स है उनका फोकस होता है कि उन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग रखनी है, उनका जो नीचे फोकस होता है वो क्वालिटी के ऊपर होता है, उन्होंने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा करना होता है ताकि उनको मतलब उनका इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि वो थर्ड काइंड ऑफ प्लेस फील करें इस जगह को, वो वार्मथ फील करें इस जगह की, और प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन पर फोकस होता है। सेकेंड पॉइंट है मार्केट स्ट्रेटजी। अगर हम वॉलमार्ट की मार्केट स्ट्रेटजी पर देखें तो उनका मेनली फोकस होता है एक्सपेंशन के ऊपर। वो एक EDLP मॉडल है, अग्रेसिव एक्सपेंशन, राइट। तो इन अगर ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो वो 19,000 प्लस स्टोर्स अवेलेबल हैं 60 प्लस कंट्रीज़ में। ऐसे ही अगर हम स्टारबक्स का देखें तो लेकिन स्टारबक्स जो है उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो 80 प्लस कंट्रीज़ में इस टाइम पे मौजूद है, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो 33,000 प्लस है स्टोर्स हैं उनके। और उनका जो होता है वो जॉइंट वेंचर्स पर मेनली उनका फोकस होता है। थर्ड वन है फाइनेंशियल प्रोफाइल। अगर हम फाइनेंशियल प्रोफाइल मतलब रेवेन्यू के भी मतलब वे में देखें तो जो वॉलमार्ट है उनका जो ईयरली रेवेन्यू है ना वो $600 बिलियन है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बनता है 2 to 4%, और उनका जो डेट होता है वो भी हाई होता है, और उनका हाई कैश फ्लो है। अगर हम स्टारबक्स का देखें तो स्टारबक्स का रेवेन्यू जो है वो 30 to 40 बिलियन होता है, ठीक है, डॉलर्स में। और अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 10 to 15% होता है, और उनका जो डेट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। स्ट्रॉन्ग उनका कैश फ्लो है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो उनका होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिमेंशन है टारगेट ऑडियंस। स्टारबक्स और वॉलमार्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है? वॉलमार्ट की अगर हम देखें तो उनकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी प्राइस कॉन्शियस मैस मार्केट कंज्यूमर्स हैं, तो वो उनका जो मेन फोकस होता है, जो मेन टारगेट ऑडियंस होती है ना वो होती है लोअर इनकम और मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स होते हैं। जबकि स्टारबक्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम होता है, उनकी प्राइस भी प्रीमियम होती है, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस होती है वो मिडिल और अपर इनकम कस्टमर्स होते हैं। मतलब अपर क्लास और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना वो स्टारबक्स अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो लोअर क्लास है वो स्टारबक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके इसलिए जो लॉयल कस्टमर्स हैं ना वो ऑब्वियसली वो रिवॉर्ड्स थ्रू बेस करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डिमेंशन है प्रोडक्ट ऑफरिंग। वॉलमार्ट में एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, लाइक ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स एक्सेट्रा। वन टॉप शॉप एक तरह का इसको कहा जाता है फॉर एसेंशियल्स। और जो स्टारबक्स हैं उधर कॉफ़ी, टी, फ्रेश जूसीज, स्नैक्स और मे बी सम पैकिंग स्नैक्स इन पर फोकस किया जाता है। उनका जो मेनली फोकस होता है वो कस्टमाइजेशन और क्वालिटी पर होता है कि मतलब एक कस्टमर जिस तरह की चीज़ डिमांड करता है उसको उसकी तरीके से या उसकी पसंद से कस्टमाइजेशन में मतलब कन्वर्ट करके उनको दिया जा सके, चीज़ को कस्टमाइज़ करके दिया जा सके।
उसके बाद आता है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी में वॉलमार्ट का लो कॉस्ट लीडर है, क्रिटिसिज्म फेस करते हैं अपने लेबर के लिए, और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो स्मॉल बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। और जो स्टारबक्स हैं उनका स्टार्टिंग से यही है कि उनका जो ब्रांड इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। उन्होंने उनका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका एथिकल सोर्सिंग है, और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी है उसमें। मतलब उनकी ऐसे नहीं है कि उन्होंने एफ़र्ट करते हैं और उसके बाद वो एफ़र्ट छोड़ देते हैं, नहीं, वो उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स को भी मेंटेन रखा हुआ है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को मेंटेन रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को अपडेट भी करते हैं। नेक्स्ट डिमेंशन आ जाता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। वॉलमार्ट जो है वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर रहा है, जैसे RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और में प्रेडिक्टिव एनालिस्ट को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने में मदद देती है, जो डिमांड है उसको प्रेडिक्ट करने में वो उनको हेल्प आउट करती है। इसके अलावा भी वॉलमार्ट अपनी जो ई-कॉमर्स है ना उसके प्लेटफॉर्म्स लाइक वॉलमार्ट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग को काफ़ी इन्हेंस कर रही है, मतलब वो यूज़ कर रही हैं अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का। तो और जो स्टारबक्स हैं उन्होंने उनका मोबाइल ऐप है उनका स्टारबक्स का, जिसमें लोग ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं और रिवॉर्ड हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉलमार्ट अपनी मतलब सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, मतलब जैसे वो अपनी वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन रिडक्शन के इनिशिएटिव को ले रहा है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के जो इफ़ेक्ट है ना, जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सके। लेकिन कंपनी का लेबर इशू फिर भी मतलब है एक, मतलब वो फिर भी क्रिटिसाइज़ होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के राइट्स और उनके जो वर्किंग कंडीशन है ना, ऐसे इश्यूज़ को वो भी सॉर्ट कर रहे हैं। और अगर यही हम देखें स्टारबक्स, तो स्टारबक्स जो है ये अपनी एथिकल सोर्सेज पर फोकस कर रही है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को फेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू ऑब्टेन करती है, मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रही हैं, ग्रीन इनिशिएटिव ले रही हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करना, मतलब जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको रिड्यूस करना इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए, ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, मतलब जितना ट्राई कर रहे हैं, जितना ये ज़्यादा कर सके उतना कर सके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डिमेंशन ग्रोथ पोटेंशियल। वॉलमार्ट कंपनी को मार्केट सैचुरेशन का सामना करना पड़ रहा है, मतलब यानी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो नए नए कस्टमर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे मतलब अमेज़ोन, ई कॉमर्स लेवल पर भी मतलब ना वॉलमार्ट को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे अमेज़ोन और अदर, मतलब जिससे कंपनी को काफ़ी ग्रोथ का भी इशू हो रहा है, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिट हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगर हम देखें पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल स्टारबक्स में, तो इसका मतलब है जो कंपनी जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना स्टारबक्स कंपनी में, वो इमर्जिंग मार्केट्स में है, मतलब जैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो फोकस है ना वो ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट को डिवर्सिफाई करने में है, यानी सिर्फ वो कॉफ़ी के अलावा भी, मतलब सिर्फ कॉफ़ी नहीं, मतलब उसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट और इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और अपने बिजनेस को वो जितना हो सकते उतना एक्सपैंड कर लें। And that's it from my side. Thank you for watching this video, and if you like this video please do subscribe this channel, like this video and press the bell icon.